जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अब हमारा जो डेली एडिटोरियल डिस्कशन है वो ट्यूसडेज और थर्सडेज को होगा फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो भी आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर में जो 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक, यानी कि द टाइम पीरियड फ्रॉम फ्राइडे टू टुडे विच इज ट्यूसडे। तो ये जो 4 दिनों में जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं, सो हमारे पास 10 आर्टिकल्स हैं। सो वी हैव 10 आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स बहुत सारे आते हैं। अब ऑब्वियसली 35-40 आर्टिकल्स अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसमें आपका भी टाइम बहुत ज़ाया होगा। तो हमने वो आर्टिकल्स देखने जो रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जीएस मेंस के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर आर 10 रेलेवेंट आर्टिकल्स इन द लास्ट 4 days फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, जो आज हम डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोस्तों जो हमारे हैं वो एनवायरमेंट के टॉपिक में से हैं, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं, अभी एज वी आर टॉकिंग तो अभी ग्लासगो में COP26 चल रहा है और उसको चलते हमारे प्रधानमंत्री ने फाइनली एक बहुत वेलकम मूव है, हमारे प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है दैट बाय 2070 हम भी, यानी कि इंडिया भी टुवर्ड्स नेट जीरो, जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का, हम भी उसके टुवर्ड्स मूव करेंगे। नाउ अब आपको ये पता है कि अभी पिछले 2 महीनों में टुवर्ड्स द रन अप टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, देयर हैव बीन मेनी आर्टिकल्स कमिंग इन द न्यूज़पेपर्स जहां पे ये भी कहा गया है काफी। देखिए, अब एडिटोरियल्स में क्या है, लोगों के अपने व्यूज हैं, लोगों के अपने विचार हैं, ठीक है। अब ये काफी वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपने व्यूज लिखते हैं। तो अकेडमिक्स में से काफ़ी लोगों का ये भी व्यू था दैट देखिए, अभी इतनी जल्दी क्या है आपको नेट जीरो की बाय 2050, कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके अपने एस्पिरेशंस हैं, अपनी डेवलपमेंटल नीड्स हैं। तो वी शुडंट बी इन अ रश टू अप्रोच दिस टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2050, जो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को भी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन अब ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, शेयरिंग द ग्रीन बर्डन। देखिए, अब पिछले 4 दिनों से ये काफ़ी टॉपिक रहा है न्यूज़ में, COP26 को लेके, नेट जीरो को लेके। आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस भी कर दिया है दैट हम 2070 तक नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव करेंगे। अब इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल ऑब्वियसली बहुत पहले आया था, 3-4 दिन पहले आया था, तो इस आर्टिकल में ये बात मेंशन्ड है दैट व्हाई इंडिया शुड एक्चुअली अचीव नेट जीरो। और यहाँ पे तो ये भी मेंशन्ड है दैट नेट जीरो हम चाहें तो 2050 तक भी अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं इनका व्यू क्या है इसमें, ठीक है। सो दिस आर्टिकल शेयरिंग द ग्रीन बर्डन रिटन बाय अजय शंकर। मैंने कंटेंट में इंडेक्स पेज में डेट्स भी मेंशन करी है, कौन सा आर्टिकल कौन से डेट को आया है और कौन सी न्यूज़पेपर में आया है, तो आप वो कंटेंट पेज पे देख भी सकते हैं। चलिए, कंटेक्स्ट। अब व्हाई नेट जीरो मैटर्स फॉर इंडिया। तो पहली बात देखिए, ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल है CBDR का, ये हम पिछले 30 साल से सुनते आ रहे हैं, 1992 से। जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन सबमिट हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में, 1992 में, तब से हम CBDR की बात सुनते हैं ना। यानी कि लेमैन टर्म्स में देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबकी ही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो तंजानिया में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो मलेशिया में है, चाहे वो जर्मनी में है, इंपैक्ट सबको कर रहा है। लेकिन जिम्मेवारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थोड़ी डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? बिकॉज जो डेवलप्ड देश है वो हमसे पहले विकसित, वो हमसे पहले डेवलप्ड हो चुके थे, और हम उस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपिंग कंट्रीज ने उस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी इतनी रीच नहीं करी थी। तो इसी के चलते जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती हैं एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये बात तो पिछले 30 सालों से, 1992 से हम सुनते आ रहे हैं। बट क्लाइमेट जस्टिस ऑल्सो इंप्लाइज इक्वल ह्यूमन राइट्स टू डेवलपमेंट। ये देखिए, चाहे हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, चाहे डेवलप्ड देश में रह रहे हैं, आज के टाइम पे 2021-2022 की बात करें तो हम सबका ही योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये बात अब बहुत अच्छी तरह से पता लग गई है दैट बहुत सारे, मतलब सभी खतरे में है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते। चाहे डेवलप्ड देश है, चाहे नॉन डेवलप्ड देश है, चाहे लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे साउथ अमेरिका में हो, जहां मर्जी हो, ये सबको ही इंपैक्ट करेगा, ठीक है। सो अब पिछले 30 सालों से, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की, तो रवांडा हो गया, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, तो हम सब देश, हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज के टुवर्ड्स इतनी जल्दी अडाप्ट कर पाए। हमको कौन हमारा हाथ पकड़ेगा? जो डेवलप्ड देश है उनकी जरूरत थी कि वो हमारा हाथ पकड़े, हमको फंडिंग करें, ताकि हम भी विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम हम भी
एज ऑल्सो साइमल्टेनियसली अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज पे फोकस करके हम भी क्लीनर टेक्नोलॉजीज की टुवर्ड्स मूव कर सके। लेकिन ऐसी जो मंशा है, जो इच्छा है, डेवलप्ड देशों ने बातें तो बहुत करी हैं दैट हम $100 बिलियन कमिट करेंगे आफ्टर 2020 टू द डेवलपिंग कंट्रीज, बट जो इंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर that hasn't really happened on the table. That is still to be seen. Although अभी COP26 चल रहा है, आज 2021 आ गया है, लेकिन वो जो इंटेंट है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बट वो इंटेंट अभी तक ग्राउंड रियलिटी में हमने नहीं देखा डेवलप्ड देशों का टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। Now, how serious are the developed countries towards net zero? देखिए इस साल जो बिडेन प्रेसिडेंट बने यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप ने तो चलो उनकी तो बात ही हम क्या करें, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि ये सब झूठ है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बस फेक मीडिया है, दिस इज ऑल रबिश। चलो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारी बातें और भी कहते थे, तो उनकी बातों को सीरियसली क्या लेना, बट जो बिडेन ने बहुत सीरियसली इस साल प्रेसिडेंट बनते सारी कहा दैट क्लाइमेट चेंज मेरे टॉप मोस्ट एजेंडा में है। तो उन्होंने जॉन कैरी को भी अपॉइंट किया एज अ स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इस साल से हम देख रहे हैं कि यूएसए, यूके बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं बहुत सारे देशों को दैट चलो 2050 तक हम सारे नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव इन करते हैं, दैट लेट्स ऑल रिड्यूस आवर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 2050 टू जीरो। नाउ अब इसके चलते डेवलप्ड देशों ने क्या क्या किया है, तो यूके एंड फ्रांस की बात करें, दे हैव इनैक्टेड द लेजिस्लेशन इन जून 2019 टू बिकम नेट कार्बन जीरो बाय 2050। ठीक है, जो बिडेन की बात करें तो ये उनके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में क्लाइमेट चेंज का एजेंडा। सो जो बिडेन वांट्स अ फॉसिल फ्यूल फ्री इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बाय 2035 इन द यूएस। ठीक है, वॉक्सवैगन की बात करें तो वॉक्सवैगन ने अनाउंस किया दैट बाय 2035 दे विल start making more electric vehicles, so they will stop making internal combustion engine cars. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर ये होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भी बहुत बात होती है, आगे जाके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी एक आर्टिकल है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया भर में होना शुरू हो जाता है, सो दिस कैन मेक अराउंड 70% ऑफ द इकोनॉमी नेट जीरो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट और एडिशनल कॉस्ट, राइट? सो दिस इज सीन टू बी अ वेरी लैंडमार्क मूव इफ एट ऑल दिस हैपेंस इन द नेक्स्ट 1.5 decade. Or more than 125 countries and many transnational corporations, multinational companies have also committed to announce their net zero targets. India's case for net zero, अब मैंने बोला कि बहुत सारे आर्टिकल्स में अभी तक तो ये आ रहा था कि इंडिया को नेट जीरो अभी नहीं, कुछ टाइम रुक के कमिट करना चाहिए। अब चलो एक आर्टिकल में ये भी बात आई थी दैट इंडिया को बाय 2070 बाय 2075 अपना कमिटमेंट नेट जीरो की देनी चाहिए। इट हैपन सो दैट आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी कमिटमेंट दे दी इंडिया की, बाय 2070 हम नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के टुवर्ड्स मूव करेंगे। अब लेकिन व्हाई इज इंडिया केस मोर स्ट्रॉन्गर फॉर नेट जीरो? ठीक है, नाउ अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था दैट देखो हिस्टोरिकली तो चलो हमने मान लिया कि यूएसए इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस, बट चाइना और इंडिया जो हैं वो भी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट रिस्पेक्टिवली ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स हैं। सो किसी भी किस्म का अग्रीमेंट जो पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, यहाँ पे COP21 के चलते, तो कोई भी ऐसे एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले या कोई भी ऐसे एग्रीमेंट में कमिट करने से पहले कोई फायदा नहीं होगा जब तक इंडिया और चाइना भी कमिट ना कर सके कि वो भी नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं। तो इस करके डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने देखा अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं शो करा इन एम्बिशियस टारगेट्स को लेके, बिकॉज ही वांटेड इवन इंडिया एंड चाइना टू बी ऑन बोर्ड दिस नेट जीरो टारगेट। ठीक है, सो इंडियाज ट्रेडिशनल प्रिंसिपल पोजीशन हैज बीन दैट फाइन हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर होंगे, बट पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो हमारी ग्लोबल एवरेज से भी आधी है। ठीक है, सो however, if everyone moves to net zero in an idealistic situation, then India must not hesitate to pursue its path for the same by 2050. In fact, यहाँ पे इस आर्टिकल में तो ये भी सजेस्ट किया है अजय शंकर ने that India should aim net zero even before 2050 by 2047, जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे जब हम सेलिब्रेट करेंगे तब उस टाइम तक हमको नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव कर देना चाहिए। ये बात इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। उसके अलावा अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें सो कहाँ एक टाइम में 2010 में एक नेशनल सोलर मिशन अनाउंस किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो 2010 में जब ये मिशन अनाउंस किया गया था तो ये टारगेट था दैट बाय 2022 बाय 2022 हम 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। लेकिन आज ये बात बताते बहुत खुशी हो रही है दैट आज 2021 है और हम ऑलरेडी 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी अचीव कर चुके हैं, विच शोज आर सीरियसनेस, आर कमिटमेंट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड आर सीरियसनेस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स
मिटिगेशन एफर्ट्स रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो इस सब के चलते यहां पे ये सजेशन दिया गया दैट कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स इन माइंड, इट इज वेरी इंपेरेटिव दैट इंडिया मूव्स टुवर्ड्स नेट जीरो इवन बिफोर 2050, अ डेट विच इज सजेस्टेड हियर इज 2047. सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस आर्टिकल। चलिए अगला आर्टिकल है अ न्यू पैराडाइम फॉर वाटर। ये मिहिर शाह ने लिखा है। मिहिर शाह फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के। अब यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है इंडियाज न्यू वाटर पॉलिसी की, ठीक है। तो अब नवंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक ड्राफ्ट पेपर निकाला था ऑफ द न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी। ये 2019 की बात है। तो पॉलिसी में कुछ the policy recognizes limits to endlessly increasing water supply। तो सप्लाई साइड इश्यूज कैसे एड्रेस किए जा सकते हैं और कैसे सप्लाई साइड इश्यूज डिमांड साइड इश्यूज के साथ मैच किए जा सकते हैं, उसके चलते इस पॉलिसी पेपर में चीजें ऑब्जर्वेशंस मेंशन करी गई थी, कुछ पॉइंट्स मेंशन करे गए थे। अब यहां पे बात आती है दैट सबसे ज्यादा पानी की जो कंजम्पशन है वो इरिगेशन में हो रही है। सो इरिगेशन कंज्यूम्स 80 to 90% ऑफ इंडियाज वाटर। और आप ये भी जानते हैं दैट ये इरिगेशन के जो 80 to 90% वाटर कंज्यूम किया जा रहा है ज्यादातर पैडी, व्हीट एंड शुगर केन को ग्रो करने के लिए, यहाँ पे इरिगेशन के लिए इन क्रॉप्स के लिए इतना ज्यादा पानी यूटिलाइज किया जा रहा है। अब ये पॉलिसी ये सजेस्ट करती है, और ये बात हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट वी नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट व्हीट एंड राइस एंड शुगर केन साइकिल, वी नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर इनटू अदर क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्री सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल्स, जो विच आर लेस वाटर इंटेंसिव, जो इतना पानी कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये तो पहली बात यहाँ पे करी गई है दैट अगर पानी आगे जाके हमने सबके लिए इंश्योर करना है कि पानी पीने के लिए सबके पास हो, तो इरिगेशन की जो हमारी कंजम्पशन है, जो डिपेंडेंसी है पानी की, जो डिपेंडेंसी है राइस, शुगर केन और व्हीट की इतना ज्यादा पानी के ऊपर, वो हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा बाय डाइवर्सिफाइंग द एग्रीकल्चर। रिड्यूस, रीसाइकल, रीयूज, द 3R प्रिंसिपल हैज बीन प्रपोज्ड एज द बेसिक मंत्रा ऑफ इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर सप्लाई। देखिए बिजली की तो प्रॉब्लम बहुत आती है शहरों में, ठीक है। बिजली की तो प्रॉब्लम हम देखते हैं, अभी रिसेंटली देखिए कितने पावर कट्स भी हो रहे थे डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। पर बिजली के अलावा एक साफ पानी का प्रोविजन भी सिटीजन्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने के लिए सिटीजन्स के पास हो, वो बहुत ज़रूरी है। और अर्बन वाटर मैनेजमेंट बहुत पुअर है, अर्बन वाटर सप्लाई इशूज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रेव है। सो अर्बन वाटर मैनेजमेंट कैसे ज़्यादा एफिशिएंट की जा सकती है, उसके बारे भी इसमें कुछ बातें करी गई हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इको रिस्टोरेशन ऑफ अर्बन रिवर स्ट्रेचेस। नाउ प्रायोरिटीज क्या है नेशनल वाटर पॉलिसी की, तो इसमें as part of the draft policy paper, इसमें जो priorities mentioned है, so this paper points out to trillions of liters of water which is stored in big dams, but this is still not reaching the farmers, this is still not being utilized by the farmers. The NWP places major emphasis on the supply of water through the nature-based solutions such as rejuvenation of catchment areas। तो कुछ nature-based solutions के यहाँ पे examples दिए गए हैं, जैसे कि for example wetlands which are constructed for bioremediation, urban parks, green roofs, etc. The NWP also gives highest priority to sustainable and equitable management of groundwater. Very very important. देखिए अब ग्राउंड वाटर की बात करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करें, तो हम जो पानी पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, वो ग्राउंड वाटर से आता है, ठीक है। और अगर हम पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि राइस कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, राइस की कल्टीवेशन के लिए कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पंजाब हरियाणा की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन ऑफ द फार्मर्स फॉर राइस एंड व्हीट, ठीक है। So while acknowledging their economic role, so rivers obviously they provide a lot of economic resources to the population. Rivers since time immemorials, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की भी बात करें, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो सभ्यता कहाँ पे सेटल की गई थी? सभ्यता वहीं पे सेटल हुई थी जहाँ पे आसपास पानी था, ठीक है। सो वाटर के साथ तो इंसान के सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं। सो वी ऑल्सो एक्नॉलेज द इकोनॉमिक रोल्स, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू ह्यूमंस, बट एनडब्ल्यूपी अकॉर्ड्स रिवर प्रोटेक्शन एंड रिवाइटलाइजेशन, ताकि आने वाले समय में पानी पीने के लिए बचे तो सही हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर तब पानी की प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या पिएंगे अगर हम पानी जिस तरह से भी यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पे ये बातें सजेस्ट करी गई हैं। एंड द एनडब्ल्यूपी आउटलाइंस अ प्रोसेस टू ड्राफ्ट अ राइट ऑफ रिवर्स एक्ट इंक्लूडिंग द राइट टू फ्लो, टू मियांडर एंड टू मीट द सी। सो रिवर के राइट्स की यहां पे बात करी गई है। So what is the way forward? So we need to study the linkages between irrigation, drinking water, surface and groundwater, and also water and wastewater.
ठीक है। रिवर्स आर ड्राइंग अप बिकॉज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, तभी करके पंजाब हरियाणा में सीरियस क्राइसिस है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है डिप्लीट बहुत ज्यादा हो चुका है। यहां पे एक प्रपोजल दिया गया ऑफ क्रिएशन अ यूनिफाइड मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्टेक होल्डर नेशनल वाटर कमीशन, ठीक है। और सॉल्विंग वाटर प्रॉब्लम्स कैन नॉट हैपन विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन, सो सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट, इंश्योरिंग पीपल, बिकॉज अगर हम लोगों को ये बिलीव कराएंगे दैट लुक आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है किसी भी पॉलिसी को सक्सेस होने के लिए, किसी भी पॉलिसी का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होने के लिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बात भी करी गई है। एंड लास्टली द इंडिजिनस नॉलेज ऑफ आर पीपल along with the history of water management is very invaluable and a very invaluable intellectual resource which must be fully leveraged by the government while formulating the policy. अगला आर्टिकल द ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट। सो कंटेक्स्ट क्या है फ्रॉम रोम। सो अभी रोम में जो कि वहाँ पे G20 समिट हुआ था रोम में इटली में, और ग्लासगो यूके में जहाँ पे COP26 चल रहा है। तो अभी सो ये पूरा जो वीकेंड निकला है फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे, सो पहले G20 समिट हुआ था रोम में और अब ग्लासगो में COP26 चल रहा है। सो कंटेक्स्ट द रोड टेकन फ्रॉम रोम टू ग्लासगो। तो पहली बात, अब नेचुरली ये भी जो आर्टिकल है इसी को COP26 के रिलेटेड ही है, और कैसे G20 जो कंट्रीज हैं, ठीक है, G20 कंट्रीज में काफ़ी कंट्रीज बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, बहुत रिच कंट्रीज हैं, उनकी GDP ग्रोथ बहुत है। तो कैसे G20 कंट्रीज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हैं टूवर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एंड टूवर्ड्स helping the developing countries and the least developing countries in order to meet their carbon dioxide reduction targets. So increasing temperatures will make vast stretches of our planet dead zones for humanity by the century's end. तो हम देख भी रहे हैं पिछले 2 सालों में कितने अजीबोगरीब नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं। वो नेचुरल फिनोमेना जरूर होंगे, अगर फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, बट उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड ही है, ठीक है। लैंडसेट की रिपोर्ट बताती है describes climate change as the defining narrative of human health in the years to come. Now, many countries have taken climate change, global warming के जो issues हैं very seriously. India has also taken this issue very seriously and India has also expressed its targets. In fact, जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो ये बात बताते भी बहुत खुशी हो रही है दैट जहां हमने 2030 तक अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 450 गीगावाट सेट किया था, 100 गीगावाट से ज़्यादा हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वहां पे आज प्रधानमंत्री ने 450 गीगावाट की बजाय 500 गीगावाट का टारगेट अनाउंस किया है बाय 2030 कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट वुड बी 500 गीगावाट। सो एवरीबडी इज टेकिंग दिस होल कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वेरी सीरियसली, ठीक है। आवर वर्ल्ड इज ऑन ट्रैक फॉर अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल अबव 2 डिग्री सेल्सियस। IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी आई थी, अगस्त की बात है, हमने उसको डिस्कस भी किया था DND में भी और DED में भी। तो IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा वरीसम है, बहुत ज़्यादा कंसर्नफुल है, और उसके चलते ऑलरेडी हम ये जो टारगेट है जो हम चाह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी हम किसी तरह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना करें। तो उस रिपोर्ट में ये मेंशन है दैट ये जो लेवल ब्रीच है तो आने वाले 15-20 साल में ही हो जाएगा, ठीक है। इफ वी फेल टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशंस बाय 45% compared to the 2010 levels, not the 1990 levels, not the 2005 levels, but according to the 2010 levels, then we are headed for a terrible human disaster. Everyone has a role to play, ठीक है। सरकार हो, चाहे इंडिया की सरकार हो, चाइना की गवर्नमेंट हो, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, everyone has a role to play. We need decarbonization now, very very important, across every sector in every country. We need to shift subsidies from the fossil fuels to renewable energy and tax pollution and not the people, ठीक है। तो जो सेक्टर्स, जो कंपनी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको ज्यादा टैक्स करने की जरूरत है, ठीक है, नॉट द पीपल। Increasing number of governments have pledged to stop financing coal by 2040. It is a very noble desire of एवरी गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की भी बात करें कि अभी देखिए, अभी एज ऑफ नाउ एज वी आर टॉकिंग, तो 70% से ज्यादा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट होती है। तो आने वाले टाइम में हम ये जरूर चाहेंगे दैट हमारी डिपेंडेंसी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कोल पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। तो इसके चलते बहुत सारी और गवर्नमेंट्स भी हैं जो सिमिलर थॉट्स और एम्बिशंस मीट करती हैं। यंग पीपल, खास करके जो यंग मिलेनियल जनरेशन है, द मिलेनियल किड्स जिसको हम कहते हैं, सो आप सब
इसी जनरेशन के ही हिस्सा बनते हैं. सो द यंग पीपल नीड टू कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज डिमांडिंग एक्शन फ्रॉम द लीडर्स एंड कीपिंग देम अकाउंटेबल. चलिए अगला आर्टिकल है, अगेन ये रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, ड्राइविंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. दिस इज रिटन बाय मेनका गुरुस्वामी. कंटेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज द फ्यूचर. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितने सारी कवरेज अभी इन्वायरमेंट को हो रही है, कितने सारे आर्टिकल्स की कवरेज इन्वायरमेंट को मिल रही है पिछले 4-5 दिनों में. ठीक है, सो दैट शोज दैट सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड दैट न्यूज़पेपर्स में भी कुछ, देखिए न्यूज़पेपर्स में आमतौर पे काफ़ी बातें पॉलिटिकल होती हैं, इतनी रेलेवेंट नहीं होती हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज़ वेरी गुड दैट सच वंडरफुल आर्टिकल्स आर कमिंग which is generating a lot of consciousness amongst people towards their responsibility to have a clean environment, have a green environment, especially all this coming in the context and in the limelight of Diwali. Industrialization has closely followed our ability to move quickly between vast distances. तो कहाँ हम एक टाइम पे घोड़े पे, टोंगे पे डिस्टेंसेस कम्यूट करते थे. ठीक है, आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं, कितने टाइप की गाड़ियाँ हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कितने तरह की गाड़ियाँ हैं हमारे पास. तो वी हैव रियली कम अ लॉन्ग वे सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, नाउ विद द डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन फॉसिल फ्यूल्स अ न्यू इंटरनेशनल पावर ऑर्डर ऑल्सो इमर्ज, दैट इज कंट्रीज दैट एक्सपोर्टेड ऑयल. तो ये कौन सा कार्टेल आ जाता है आपका? ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो ब्लॉक है ओपेक. ठीक है, इंडिया का एक बहुत अच्छा मतलब डिस्टिंक्शन नहीं है, हैज अ ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग 9 आउट ऑफ द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, नाउ इंडिया एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली क्या होती है? दिस ऑपरेट्स ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेड ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन एंड हैज अ बैटरी इंस्टेड ऑफ अ फ्यूल टैंक. फ्यूल टैंक आमतौर पे हमारी गाड़ियों में फ्यूल टैंक होता है जहां पे आप डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, सो इसमें फ्यूल टैंक नहीं होता. इन जनरल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव लो रनिंग कॉस्ट as they have fewer moving parts. तो अगर फ्यूल कॉस्ट की बात करें फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 80 पैसा पर 1 किलोमीटर. अब देखिए आज के टाइम पे फ्यूल के प्राइसेस देखिए, पेट्रोल हो डीजल हो, तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का दाम 107 प्रति लीटर है नई दिल्ली में. ठीक है, तो देखिए कितनी बचत हो सकती है अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के टुवर्ड्स हम मूव कर सकें. तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात ऐसा नहीं है कि अभी होनी शुरू हुई है, 2013 में इसकी बात भी हुई थी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉर्मुलेटेड द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान and committed to ensure that by 2030 at least 30% of the vehicles running on road would be electric vehicles. अब ये तो 2013 की बात है, तो 2019 में फिर एक स्कीम आई, फेम faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. So this commits to providing incentives. तो ये स्कीम जो थी 2013 की जो स्कीम थी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, उससे भी थोड़ा 2 स्टेप आगे थी. So this committed to providing incentives in terms of subsidies and supporting technology to encourage the manufacturing companies and purchase of electric vehicles. ठीक है, तो कैसे सरकार सपोर्ट कर सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी खरीदने वाले लोगों को. तो अपनी तरफ से जो भी सरकार सब्सिडी दे सकती है खास करके मैन्युफैक्चरर्स को, उसमें सरकार अपना पूरा सहयोग करेगा. ये बात फेम स्कीम के अंडर आ जाती है, FAME विच वॉज लॉन्च इन 2019. ठीक है, और आज के टाइम पे कंपनीज लाइक Amazon, Zomato, Swiggy, वो भी दे आर ऑल्सो डिप्लॉइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर द डिलीवरी बिजनेस. Now what are the challenges? तो सबसे पहला चैलेंज तो आता है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो अगर आज ऑफ नाउ की हम बात करें, सो देयर आर ओनली 427 चार्जिंग स्टेशंस across the length and breadth of the country. So this is very less. So electric vehicles are typically powered by lithium based batteries which need to be charged for every 200 to 250 kilometers. ठीक है, तो ये भी कंसर्न है अगर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेट्स से अगर 300-350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है बिटवीन 2 स्टेट्स और 2 सिटीज़, तो इसके चलते फिर ये इशू भी है दैट हर 200-250 किलोमीटर के बाद पहले गाड़ी को रोक के चार्ज करना पड़ेगा. उसके लिए चार्जिंग स्टेशन होने बहुत ज़रूरी है. अभी इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं, और अगर गाड़ी को फुल चार्ज करना है तो कम से कम 12 घंटे फुल चार्ज के लिए चाहिए गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए. ठीक है, सो अभी तक जो लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ लिथियम बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं, तो मेनली 2 है. एक तो चाइनीज कंपनी है कंटेम्प्रेरी एम्पेरिक्स टेक्नोलॉजी एंड जो साउथ कोरियन कंपनी है LG. सो वी नीड टू हैव मोर कंपनीज हु कैन मैन्युफैक्चर और मेक दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज. चलिए अगला आर्टिकल ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, केस फॉर एन एनर्जी मिनिस्ट्री. दिस इज अ गुड आर्टिकल रिटन बाय विक्रम सिंह मेहता. देखिए इसमें कंटेक्स्ट क्या है दैट इंडिया नीड्स एन एनर्जी मिनिस्ट्री. तो इस आर्टिकल में ना ये कंटेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा एम्फसाइज किया गया था कि जैसे अभी पीछे कोल क्राइसिस की प्रॉब्लम हुई है ना, कि अभी 3-4 दिन का ही कोल रिजर्व्स रह गए थे और बहुत टेंशन थी लोगों सरकार को भी कि बिजली कैसे जनरेट करेंगे. ठीक है, चलो बहुत सारे कारण उसमें हमने वो डिस्कस भी करे थे, 2 मिनट सीरीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी इस चैनल पे. ठीक है, इसको लेके बहुत आर्टिकल्स भी आए थे कि कोल इंडिया लिमिटेड के जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं
कि कैसे जो डिस्कॉम्स हैं वो फंड्स पूरे नहीं दे पा रहे कोल इंडिया लिमिटेड को, जिसके चलते कोल इंडिया लिमिटेड अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही, ताकि ऑल कोल और ज़्यादा जो कोयला है वो माइन नहीं किया जा रहा। इसी करके हमारे पास कोल की स्कैर्सिटी भी है। चलो बारिशें आ गई, ठीक है, बारिशों के चलते जो कोल माइंस थी, दे वर फिल्ड अप विद वाटर, तो एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ये सब तो चलो अभी 2 हफ्ते पहले काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये सब इश्यूज इससे रिलेटेड थे। बट यहाँ पे फंडामेंटली जो आर्टिकल के जो ऑथर हैं विक्रम सिंह मेहता, वो ये कहते हैं दैट देर इज नो यूनिफाइड पब्लिक बॉडी एट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल with an executive oversight, responsibility and accountability for the entire coal value chain। ठीक है, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बट कोई सिंगल हैंडेड कोई कमांड नहीं चला सकता पूरे कोल वैल्यू चेन को एक ओवरसाइट करने के लिए। तो इसके चलते यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है दैट व्हाई नॉट मेक वन एनर्जी मिनिस्ट्री। ठीक है, सो देखिए, अब ये बात सबको पता है, सब एक्नॉलेज करते हैं, इंडिया हैज सम सीरियस एनर्जी इश्यूज एंड ऑब्वियसली इंडिया हैज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो। ठीक है, सो दिस इज अ रियलिटी, इट इज एक्नॉलेज्ड बाय एवरीवन। एज अ रिजल्ट वी डोंट हैव एनी डिफाइंड एनर्जी स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखिए बैक इन 2006 जो हमारी फॉर्मर प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग है, तो पहले प्लानिंग कमीशन ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का। इस बात को 15-16 साल हो चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, तो इस आर्टिकल की ये जो विक्रम सिंह मेहता ने जो सजेशन दिए इस आर्टिकल में, इसका जो आइडिया है उनको इसी 2006 की रिपोर्ट से ही मिला था, जो कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बिकॉज आपको पता है कि रिपोर्ट्स तो कमिटीज, कमीशंस बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाती है, बट वो रिपोर्ट्स पड़ी रहती है टेबल्स पे, कीप ऑन गैदरिंग डस्ट, एंड आपको पता है फाइलें कैसे मूव होती हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में। तो इस पर कोई काम नहीं किया गया, जबकि ये कहना है इस आर्टिकल में कि इस रिपोर्ट में बड़े अच्छे सजेशन दिए गए हैं कि कैसे हम एक इंटीग्रेटेड एनर्जी स्ट्रैटेजी बना सके अपनी कंट्री में। तो सोल्यूशन सजेस्टेड क्या है इस आर्टिकल में? पहला है कि गवर्नमेंट शुड पास एन एक्ट, द एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, अब अगर ये एक्ट पास करते हैं, सो द एक्ट शुड प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड फ्रेम फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी। तो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट का जो चार्टर होगा, इस एक्ट के चार्टर में एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी मेंशन होगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अंडर दिस एक्ट के सिटीजन्स को सिक्योर, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिल सके। तो वी ऑल वांट दैट, ये तो देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बिजली सबको चाहिए, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर एवरीवन। वी कैन नॉट अचीव a goal of $5 trillion इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 2 years विद डार्कनेस, है ना। तो हमको बिजली तो सबको चाहिए। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान, हम जैसे कहते हैं कि गरीब, जैसे आज से 20-30 साल पहले लोग कहते थे जी गरीबी का क्या मतलब, हाउ डू डिफाइन समबडी एज पुअर, तो हम कहते थे जी इसका रोटी कपड़ा मकान ना हो तो वो बंदा गरीब है। आज के टाइम पे वाईफाई भी चाहिए आपको, स्मार्टफोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, ठीक है, और आज के टाइम पे आपको बिजली भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, अगर आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं अपनी नेशन का, तो बिजली बहुत ज़रूरी है, सिक्योर, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल मिनिस्ट्री की बात करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, विच विल ओवरसी all the verticals starting from petroleum, coal, renewables and power। तो एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री हो जो ये सारे के सारे वर्टिकल्स को मैनेज करेगी। और ये जो मिनिस्टर होगा इस मिनिस्ट्री का, या जो मिनिस्टर होगा या होंगे, जो भी ही और शी जो भी होंगे, इनको शुड बी इक्वल एज, इनकी जो पावर, इनकी जो अथॉरिटी है, it should be on equal footing as compared to the Minister of Finance, the Minister of Finance, the Minister of Home और the Minister of External Affairs। ठीक है, ताकि इस इशू को, इस मिनिस्ट्री को और सीरियसनेस से देखा जा सके। अच्छा सजेशन है, बिकॉज आज के टाइम पे सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर हम चाहे वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो एनर्जी पॉलिसीज को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके बहुत बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत बात की जा रही है। सो दिस इज अ टॉप मोस्ट एजेंडा फॉर एवरी गवर्नमेंट नाउ डेज। सो हैविंग अ मिनिस्ट्री ऑफ दिस एक्सटेंट, which will also show the seriousness by the government that जो minister in charge होंगे वो will be on equal footing to the Minister of Finance or the Home Minister, the Finance Minister. So that would show that this ministry has more power as well. अब now several corporates in the past have also given their commitments. For example, Reliance की बात करें, Tata Power की बात करें, Adani की बात करें, they have shown their intent that we are ready to invest so many dollars, billions of dollars in clean energy over the period of 10 years. तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये सब कंपनीज तैयार हैं, so that makes such an integrated ministry all the more relevant. So probability of these investments being realized would only happen and can only increase if there is a transparent and single point executive decision making agency. तो इस करके यहाँ पे एक integrated
एनर्जी पॉलिसी की बात करेगी और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की बात करेगी, विच कैन ओवरसी एंड रेगुलेट ऑल दीज मैकेनिज्म्स। चलिए अगला आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी ये सोसाइटी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो सोसाइटी रिलेटेड आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा आए थे पिछले 3-4 दिनों में न्यूज़पेपर्स में। सो अभी हम वो डिस्कस करते हैं। सो आर्टिकल है गेटिंग द फोकस बैक ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है, व्हाई इज अर्ली चाइल्डहुड केयर सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अब पैंडेमिक के चलते जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों को दे कुडंट गो टू स्कूल बिकॉज स्कूल्स बंद थे। तो चलो देखो जो बच्चे बड़े हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, टर्शरी एजुकेशन ले रहे हैं, चलो वो तो फिर भी अभी किसी तरह से करके, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो लैपटॉप्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स के थ्रू अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, तो चलो एनी हाउ उनका काम चल रहा था। बट छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, खास करके जिन बच्चों की एज बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 ईयर्स है, उनके लिए early childhood care, why is it so important, right? Now early childhood education is very important, is very very imperative, because this impacts on their learning and earning capabilities in the times to come. In India, those attending preschool are primarily enrolled in nearly 14 lakh Anganwadis spread across the country. But यहाँ पे जो early childhood education है, this is even before the pandemic also happened. Now early childhood education continues to suffer in across these 14 lakh आंगनवाड़ी schools. एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे के हिसाब से, तो ये सर्वे महाराष्ट्र में किया गया था कि 45% of the 650-700 households served in the urban Maharashtra reported that वो अपने बड़े बच्चे की, बड़ा बेटा हो या बेटी हो, उनकी एजुकेशन को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, तो यानी कि अगर उनके घर में कोई अगर मान लीजिए अगर किसी नॉर्मल फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो वो अपने बड़े बच्चे को एजुकेशन देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर दैन कि जो उनके जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट करें, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास शायद टाइम ना हो, मस्ट बी। अगर हम खास करके अगर हम माइग्रेंट्स की बात करें, जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में से आते हैं, वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, खुद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो 2 या 3 बच्चों को स्कूल एक साथ भेज सकें, और क्योंकि वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं होते तो उस करके अपने बच्चों के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर एक बच्चे की जो लर्निंग और अर्निंग कैपेसिटी है आने वाले टाइम में जब वो बड़ा होगा, तो वो बहुत निर्भर करती है बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर। Now, as such, the home environment and stimulation children receive within the household can contribute to their overall development in the times to come. ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए पेरेंट्स एंगेजमेंट और पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स की बात करें, नाउ द पैंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड द ग्लेयरिंग डिजिटल डिवाइड। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस, दे डोंट हैव द फंड्स। दूसरी बात, वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं है और उनको खुद भी ये डिवाइसेस ऑपरेट करनी नहीं आती, तो वो कैसे अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर पाएंगे, कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे सो दैट वो लॉकडाउन के टाइम पे भी एजुकेशन उनके बच्चे प्राप्त कर सकें। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो unless the state vows to provide devices and internet access to all of us, all the children, complete reliance on technology is not an option. ठीक है, सो आई मीन ऑब्वियसली कि आपको जैसे वो कहते हैं ना कि भाई प्यासे को कुएं के पास लेके जाना कि कुएं को प्यासे के पास लेके आना, तो यहाँ पे सीधी बात है कि भाई कुएं को प्यासे के पास लेके आना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक सरकार अगर इस तरह के डिवाइसेस और लैपटॉप्स बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर सकता, तब तक कोई फायदा नहीं है। तब तक जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी बच्चों की इतनी हेल्प नहीं कर पाए, बिकॉज उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, इवन अमंग द हाउसहोल्ड्स दैट आर एबल टू क्रिएट टाइम फॉर एजुकेशन, मेनी पेरेंट्स लैक द सेल्फ एफिकेसी टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स लर्निंग। सो हर एक बच्चे के डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग्स डिफर। COVID-19 school closures made engagement of parents in their child's education a further necessity. ठीक है, अब देखिए बच्चे 2 साल से घर पे बैठे हुए हैं, खास करके छोटे बच्चों की बात करें तो जो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो बच्चा है जो प्ले वे में जाता है, या क्लास 1 की बात करें, क्लास 2 की बात करें, अब उनके लिए तो कोई ऑनलाइन चैनल या ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए तो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगी। उनको तो एक टीचर की फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए, साथ में पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर ओवरसाइट करें कि भाई बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, पेरेंट्स की हेल्प भी चाहिए। ठीक है, अब बच्चा ABCD 2+2 ये सब चीज़ें, अब यहाँ पे पेरेंट्स की तो हेल्प आती है, पेरेंट्स की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो COVID-19 के चलते अब एक बच्चा, अब क्योंकि टीचर सामने नहीं है, स्कूल्स बंद है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वही उसके लिए टीचर्स होंगे फॉर द टाइमिंग जब तक स्कूल बंद थे।
ठीक है. And the pandemic has created an opportunity where parents and teachers, both of them, have increasingly recognized the crucial role of parents as partners, as a complementary partner in the child's education and child's mental development. So what is the way forward? So पहली बात, efforts must be taken to empower the households, खास करके वो households जिनके पास resources नहीं है अपने बच्चों को early childhood education provide करने के लिए, ठीक है. और दूसरी बात, teachers. So obviously teachers will have to remain at the forefront in this whole process. तो state को यानी कि सरकार को जो resources, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट टीचर्स को है, अपनी तरफ से स्टेट को वो भी चीज़ों की स्टेट को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए टू द टीचर्स ऑल्सो. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल, फॉर अ ट्रूली डिजिटल पब्लिक. ये भी सोसाइटी रिलेटेड आर्टिकल है दोस्तों. अगेन यहाँ पे वही सेम बात आ जाती है जो मैंने प्यासे और कुएं की बात करी कि भाई अगेन प्यासे को कुएं के पास नहीं, कुएं को प्यासे के पास लेके आना है. ठीक है, तो पानी पीना है तो पानी पीने के लिए आप कुएं के पास जाएंगे, वहां से वेल से पानी विड्रॉ करेंगे. तो लेकिन इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है दैट आपको अगर गरीबों को जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सिटीजन्स को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, चाहे हम कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें, आरोग्य सेतु की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, जो डिजिटल लिटरेट नहीं है, जिनके पास ये डिवाइसेस नहीं है. सो विच मीन्स के कुएं को प्यासे के पास लेके जाना है ताकि जो प्यासा है वो पानी पी सके. ठीक है, सो कंटेक्स्ट इज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड. नाउ द इशू, recognizing the power of technology to drive inclusion is a very good thing. और सरकार को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि भाई आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आईसीटी टूल्स तो बहुत इंपेरेटिव हैं. तो इसी के चलते गवर्नमेंट बहुत सारे, और पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं डिजिटल डिस्ट्रप्शन की बात करें, दैट इंटरनेट हैज़ रियली डिस्टर्प्टेड ऑल आवर लाइव्स. अभी सारा काम अभी ऑनलाइन चल रहा था इतने 2 सालों से. एवरीथिंग वाज बीइंग डन, यू नो, एवरी पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, एजुकेशन इज ऑल्सो डन फ्रॉम होम, स्कूलिंग इज ऑल्सो डन फ्रॉम होम, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम होम. अब इसके चलते सरकार को भी पता है कि इंटरनेट की और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की कितनी सिग्निफिकेंस है लोगों की जिंदगी में. तो इसी चलते द स्टेट इज डबलिंग डाउन ऑन टेक्नोलॉजी सो दैट द स्टेट कैन रीच टू मोर सिटीजन्स एंड सर्व देम बेटर. ठीक है, सो जैसे फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज हैं, एडुटेक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है, उस तरह से आजकल जमाना है गव टेक का, GOV टेक. ठीक है, सो रिसीविंग वैक्सीन्स की बात करें, राशन कार्ड्स की बात करें, पेइंग फॉर कुकिंग गैस की बात करें, अपनी सब्सिडी की बात करें, तो इस सब के लिए टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब यहाँ पे आ जाता है. सो व्हाट ऑल दिस इज व्हाट गव टेक. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करें, सो गव टेक इज परमिटिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन. ठीक है, बट अब ये ऑर्डिनरी सिटीजन, नॉट नेसेसरी दैट एवरी ऑर्डिनरी सिटीजन इज डिजिटली लिटरेट. देयर आर मेनी पीपल हु डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप. सो नो डाउट वी हैव सीन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इंक्रीजिंग. ठीक है, ये खास करके जियो के बाद की हम बात करें, जियो के बाद तो आजकल हर किसी के पास उनके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन है, डेटा पैक्स होता है, सब कुछ है. बट इवन देन देयर आर मेनी पीपल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ कंट्री हु डोंट नो हाउ टू यूज स्मार्टफोन्स एंड दीज डिवाइसेस. ठीक है, सो लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इंडियंस स्टिल कांट एक्सेस और हैवंट लर्न टू ट्रस्ट द डिजिटल आर्टिफैक्ट्स. तो जो जिनको आता भी है इंटरनेट ऑपरेट करना, जिनके पास स्मार्ट डिवाइसेस होंगे भी, तो लेकिन इफ दे हैव ट्रस्ट इश्यूज कि भाई कैसे हम इस डिवाइस के ऊपर ट्रस्ट करें कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. ठीक है, बिकॉज बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स हो, आपके बैंकिंग स्कैम्स हो, तो वो भी बहुत सारा वो इशू होता है. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के अंदर वो ट्रस्ट बना के रखना इस टेक्नोलॉजी पे, वो भी बहुत जरूरी है. सो नीड ऑफ द आवर इज टू मेक डिजिटल स्पेसेस ट्रूली पब्लिक वेयर ऑल सिटीजन्स एंड यूजर्स कैन एंगेज, क्लेम एंड नेगोशिएट विद द टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें, भीम की बात करें, देखिए नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी 2016 में, तो एज वी आर टॉकिंग तो 5 साल भी कंप्लीट होने वाले नोटबंदी के. ठीक है, तो अब डीमोनेटाइजेशन के बाद हम देखते हैं तो ये जो बहुत कल्चर है ऑनलाइन पेमेंट्स का, पेटीएम की बात करें, यूपीआई ऐप्स की बात करें, तो आज के टाइम पे बहुत सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. बहुत सारे लोग इवन अगर आप चाय पीने भी जाएं तो चाय वाले के पास भी पेटीएम का वहाँ पे वो बारकोड होता है. ठीक है, तो ठीक है, विथ टाइम पीपल हैव लर्नड, पीपल हैव अडैप्टेड टू दिस काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर, पीपल हैव अडैप्टेड टू दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो. सो हमने भीम की भी अगर बात करें तो भीम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल हुज सिंपल इंटरफेस एंड ऑनबोर्डिंग has and with its multi-language capabilities, this has played an important role, जिसके चलते इतनी लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शंस अब भीम यूपीआई ऐप्स के थ्रू हो रही हैं. ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट बना उसके ऊपर, लोगों को उसको यूज करना आया. ठीक है, सो इंकरेजिंग ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन की भी बात यहां पे करी गई है, दैट इंकरेजिंग ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन एंड मैंडेटिंग यूजर असेसमेंट्स प्रायर टू रोल आउट द GovTech प्लेटफॉर्म शुड बी अ की प्रायोरिटी. ठीक है, तो ह्यूमन सेंट्रिक अगर हम टच की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वॉल्व, खास करके जिन लोगों को डिजिटली या फाइनेंशियली लिटरेट करना है, तो अगेन यहाँ पे हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा
लोकल इंटरमीडिएट्स को, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, लोकल कम्युनिटी लीडर्स को, ठीक है, सो दैट दे कैन हेल्प द डिजिटल इलिटरेट पीपल टू बिकम मोर लिटरेट। ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। सो वर्किंग विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस एक्सेस टू द गवर्टेक प्रोग्राम्स, दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया सिटीजन लैब इन डेनमार्क का। और यहाँ पे लास्ट में एक बड़ी अच्छी बात करी गई है, गांधी जी का जो तलीस्मान है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सो गांधी जी का जो तलीस्मान है, दैट यू शुड सर्व द हाइएस्ट to the people who are in most of the need। ठीक है, so GovTech must serve its highest and greatest purpose, that is serving to those who are last in the line। ठीक है, so जो स्वराज की हम बात करते हैं, ठीक है, जो गांधी जी अपने तलीस्मान की बात करते थे कि जब भी आपके मन में दुविधा हो, डाउट आए, या आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तब उसी वक्त आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि अगर मेरे सामने कोई बहुत भूखा इंसान बैठा हुआ है, बहुत गरीब इंसान बैठा हुआ है, तो कैसे मेरा कोई भी एक्शन उस गरीब इंसान के सामने खाना रख सकता है या उसको गरीबी से अपलिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तालिस्मान गांधी जी का हम सबने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं एनसीईआरटीज में भी वो गांधी जी का तालिस्मान मेंशन होता है फ्रंट पेज पे। तो उसी तरह से जो गवर्टेक प्रोग्राम्स हैं जो कि बनाए जा रहे हैं खास करके गरीबों के लिए, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है जिसके चलते ये हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की, एम गवर्नेंस की, तो जब तक वो जिन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, जब तक उनको फायदा ना पहुंचे, ठीक है, जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी अचीव ना हो, तब तक इन प्रोग्राम्स का फिर कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अगला आर्टिकल है गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन द स्कूल हाई टेबल। अगेन दिस इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू सोसाइटी सोशल इश्यूज। नाउ चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें, सो आपको ये भी पता है, अभी पीछे रिपोर्ट भी आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जहाँ पे इंडिया का रैंक 101 है 116 कंट्रीज में से। ठीक है, उसको लेके हमने काफ़ी डिस्कस किया था एडिटोरियल एनालिसिस में भी और डीएनटी में भी। तो अब इसके चलते यहाँ पे ये बात करी गई है दैट अब स्कूल्स खुलने, अब स्कूल्स खुल गए, काफ़ी जगह स्कूल्स खुल गए, 2 साल के बाद स्कूल्स खुले हैं। ठीक है, और काफ़ी गरीब बच्चे स्कूल्स इस करके जाते थे क्योंकि उनको मिड डे मील भी मिलता था। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो वी नो दैट बहुत सारे बच्चे हैं हमारी कंट्री में जो ओवरली फेड हैं, जो कि ओबीस हैं, खास करके अर्बन एलीट की बात करें। और देन वी ऑल्सो सी द रूरल इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना खाने के लिए खाना नहीं है। एंड द पैराडॉक्स इज दैट हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो उनके गोडाउन्स हैं, ग्रेनरीज है, वहाँ पे राइस एंड मीट ओवरफ्लो कर रहा है, तभी भी हमारे लोग, हमारे बच्चे इतने भूखे मर रहे हैं। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल इंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर आर्म्ड विद गुड इम्यूनिटी। अब देखिए, बच्चों को तो अभी वैक्सीन नहीं लगी हैं, बट स्कूल्स खुल गए हैं, तो चलो अगर एक थ्रेट भी है थर्ड वेव का या फोर्थ वेव का, या आगे जाके कोरोना के पता नहीं कितने मर्जी वेव आए ना आए, वट एवर इट इज, तो एटलीस्ट अगर अभी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही हैं, तो अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करके हम उनको आर्म कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं विद गुड इम्यूनिटी। ठीक है, इंडिया फेसेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ, तो इसको ट्रिपल बर्डन कहते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन ये नंबर 1, ओवरवेट या ओबेसिटी नंबर 2, एंड थर्डली डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये बहुत एक गंभीर समस्या है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, आयरन हो, जिंक हो, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत जरूरी हैं एक वेल बैलेंस डाइट के लिए। सो दिस इज द ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन विच हैज टू बी आइडेंटिफाइड, अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड। ठीक है, सो मैल न्यूट्रिशन इन एनी फॉर्म कैन पुट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स एट अ रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन which can make them vulnerable to further disease, viruses, etc., etc. So, to understand and foster the immunity of the children, to increase the immunity of the children, one has to understand the disruptive social environment factors which is affecting the quality of diet of these children. नाउ नीड फॉर अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये तो देखो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट होनी बहुत जरूरी है, दैट हमको सिर्फ एक हाई प्रोटीन डाइट नहीं चाहिए, हमको प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। आमतौर पे फैट्स को बहुत बड़ा विलन माना जाता है कि भाई फैट्स आपको मोटा कर देते हैं, बट नहीं, वी ऑल्सो नीड फैट्स, वी ऑल्सो नीड 25 to 30 ग्राम ऑफ फैट्स फॉर अ बैलेंस डाइट। तो वी नीड एवरीथिंग, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नॉन वेज हो, एग्स हो, वी नीड एवरीथिंग। सो मॉडरेशन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड वी नीड अ बैलेंस डाइट। ठीक है ना, कोविड-19 आइसोलेशन एंड फटीग, खास करके जो शहरी बच्चे हैं, जो अर्बन, जो सिटीज़ में, जो बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे रहते हैं, वो तो अब चलो जो गांव में बच्चे रहते हैं वो तो फिर भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। ठीक है, बट जो शहर में जो बच्चे रहते हैं वो तो आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल ज़्यादा बाहर खेलते भी नहीं हैं, कंप्यूटर गेम्स पे, अपने मोबाइल गेम्स पे ही बिजी रहते हैं। ठीक है, सो कोविड-19 आइसोलेशन एंड फटीग हैज़ लेड टू मोर स्ट्रेस स्पेशली अमंग्स द किड्स बिकॉज वो घर पे 2 साल से बंद है। दिस ऑल्सो एड्स टू द इम्यूनिटी चैलेंज to the children. Since the last 2 years they have not been playing outside, have not been engaging in physical activities. Now these challenges are coupled with the lack of diet diversity also.
ठीक है, बिकॉज घर बैठे बैठे अगर आप ज़्यादा जोमेटो कर रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं, आज के टाइम पे तो 3-4 साल के बच्चे को जोमेटो करना भी आता है, स्विगी करना भी आता है, सब कुछ उसको पता होता है, ठीक है। तो कैसे कहाँ पे कौन सा अच्छा पिज्ज़ा मिलता है, कौन सा अच्छा बर्गर मिलता है, तो अगर यही सब चीज़ें बच्चे घर पे बैठ के खा रहे हैं तो हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक से आप क्या करें, आप ओबीस होंगे, आप ओवरफीड कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू लुक बियॉन्ड मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर नॉट एवरीबडी नीड्स 2100 कैलोरीज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें। अगर आप घर बैठे हैं तो आपको 2100 कैलोरीज नहीं चाहिए, हर एक की नीड्स डिफरेंट है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन यू डूइंग, डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप, सो एवरीबडी नीड्स अ डिफरेंट कैलोरी रिक्वायरमेंट, बट वट एवर द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज दैट शुड बी बेस्ड ऑन अ बैलेंस डाइट एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। सो ऑफन जो चीज़ इग्नोर की जाती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हम बात करें आयरन, कैल्शियम, जिंक, तो ये चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी, व्हाई इज माइक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर गुड इम्यून फंक्शन। तो बच्चे, अगर जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम 6 से 14 साल के जो एज ग्रुप के बच्चों की बात करें, अगर वो अभी बचपन से ही अच्छा खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे, तो उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इसी करके आजकल हम देखते हैं कि कितने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, कितने जो यंग बच्चे हैं, कईयों के बहुत यंग उम्र में बाल उड़ जाते हैं, उनका पेट निकल आता है, बिकॉज वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से, ग्रीन वेजिटेबल में से, नट्स में से, पल्सेस में से, यहाँ से बहुत आसानी से हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, ठीक है। द पीएम पोषण स्कीम इन वाइसेज इज प्रोवाइडिंग 450 किलो कैलोरी एनर्जी and 12 grams of protein for the primary level school children and 700 kilocalories and 20 gram protein for upper primary children through diet diversity। तो different age groups में different कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि इस स्कीम में प्रधानमंत्री पोषण अभियान स्कीम में भी इस बात का खास ध्यान रखा गया है। चलिए अगला आर्टिकल है लिविंग ऑन डेथ रो विद इलनेस। सो अब यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात करी गई है, मेंटल हेल्थ की बात करी गई है, स्पेशली ऑफ प्रिजनर्स हु हैव बीन लैंग्विशिंग इन जेल्स फॉर सो मेनी इयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर फिगर्स की बात करें तो इंडिया रिमेन्स अमंग्स द 55 रिटेंशनिस्ट कंट्रीज, तो ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वेयर द डेथ पेनल्टी इज स्टिल हैंडेड डाउन फॉर सर्टन क्राइम्स। तो चलो ये फिर रिकॉर्ड एक इशू आ जाता है कि वाई हम like why not commute the death sentence to life? I mean, why do we, I mean, because rarest of the rare cases में ही death sentence दिया जाता है, but nevertheless that is another issue that हम जो capital punishment का जो issue है, that why don't we commute that to the life sentence instead of giving death sentences to people, that is another thing। but this in context of the mental illness of the prisoners, अगर हम किसी mentally ill बंदे को death sentence दे रहे हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है, that doesn't portray good। now this data has come from a report, Deathworthy, a mental health perspective of the death penalty, exploring the mental health concerns of the death row prisoners। so अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के हिसाब से 11%, तो एक सर्वे किया गया था, 11% of the death row prisoners were diagnosed with intellectual disabilities or some kind of mental illness। तो the United Nations Commission on Human Rights ने, so that has called upon the countries not to impose death penalty on people who are suffering from mental illness or any kind of intellectual disability, ठीक है। बिकॉज अगर if they are suffering with any kind of mental disability or mental illness, तो वो कैसे अपने वकील के साथ, अपने लॉयर के साथ अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज इफ दे हैव some kind of a mental ailment, definitely they won't be that smart or they won't be that strong mentally to frame a good defense in their favor। so in the Shatrughan Chauhan versus Union of India case 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था that mental illness should warrant, तो अगर किसी डेथ रो पे किसी प्रिजनर को, अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है, किसी भी प्रिजनर को जो भी उसने क्राइम कमिट करा है, बट अगर किसी किस्म की उसको मेंटल इलनेस है तो ये कंसिडर किया जा सकता है कि उसकी जो फांसी की सज़ा है, यानी कि उसको मारने की जो सज़ा सुनाई गई है, उसको कम्यूट किया जाए टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जिंदगी भर की जो जेल होती है, दैट वुड बी मच बेटर दैन गिविंग दैट मेंटली इल पर्सन अ डेथ सेंटेंस। The social determinants of mental illness. Now, mental illness is more common among the poor people, and often most of the people who are languishing in jails, especially those who have been rewarded the death sentence, they are from poor families, from poor backgrounds.
नाउ दोज हु हैव एक्सपीरियंस चाइल्डहुड अब्यूज, जिन्होंने बचपन में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्डहुड अब्यूज मे बी अपनी फैमिली में से, अपने दोस्तों में से, अपनी सोसाइटी में से फेस किया है, तो दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस इन व्हेन दे ग्रो अप इन देयर एडल्टहुड. सो द रिपोर्ट जो भी हमने पीछे डिस्कस करी, दैट ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन द स्टिग्मा, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन एंड ग्रीफ ऑफ द फैमिलीज विच हैव बीन सेंटेंस्ड टू द डेथ, which have been given a death sentence. तो यहाँ पे suggestion दिया गया that courts should take a psychosocial approach towards sentence mitigation. तो psychosocial approach जो है, this will allow the courts to take into account the life of the individual जिसको सजा सुनाई जा रही है, कि कैसी उसकी बैकग्राउंड रही है, किस तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो आया है, किस तरह की उसकी मेंटल स्टेट रही है, अगर उसकी आज मेंटल इलनेस है तो उसका क्या कारण रह चुका होगा, उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है. तो ये सब मद्देनजर रखते अगर कोर्ट फैसला सुनाए तो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ रिवॉर्डिंग अ डेथ सेंटेंस ऑन द फर्स्ट को. चलिए अगला आर्टिकल है जी, कश्मीर फ्रेजिलिटी हैज मोर कॉम्प्लेक्स रीजंस, अ गुड आर्टिकल रिटन बाय फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन. तो ये आर्टिकल में क्या बात मेंशन्ड है, इंटेलिजेंस इनपुट्स वर्सेस वेग अजम्पशंस. ठीक है, अब देखिए, अब इस आर्टिकल में जो सेंट्रल बात आती है वो ये आती है, देखिए कश्मीर में पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में बहुत हम देख रहे हैं वायलेंस हो रहा है, कश्मीरी पंडित्स को कश्मीरी पंडित्स को अटैक किया जा रहा है. फिर से इस बात का डर लग रहा है कि भी जैसे अर्ली 1990s में जो कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था, बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स अपना घर छोड़ के कश्मीर से निकल गए थे, भाग गए थे. तो अब ये फिर से इस तरह का डर अब जताया जा रहा है कि फिर से अब दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन, बिकॉज there have been increasing terror incidents happening in the valley from the last couple of weeks. Also, not only Kashmiri Pandit, but also on the Sikh community. Now, so fear is prevailing इन द कश्मीरी सोसाइटी एट द मोमेंट. ठीक है, इसको लेके हमने आर्टिकल्स पिछले हफ्ते डिस्कस भी करे थे कि क्या क्या सोल्यूशन है, कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए. ठीक है, एक कम्युनल हार्मनी बनी रहे, सिविल सोसाइटी की एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट, अलॉन्ग विद द आर्म्ड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द टेरर आउटफिट. सो दैट इज वन थिंग. बट यहाँ पे ये सजेशन दिया गया है दैट लुक, अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो जियोपॉलिटिकली, सो वी हैव आवर नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान, बीच फ्रॉम विद विच वी डोंट हैव अ गुड रिलेशन, बोथ आर न्यूक्लियर आर्म्ड, एंड ऑल्सो we also have a Talibanized Afghanistan as our neighbor. So it is a very volatile neighborhood which we are living in. तो ये कहना, ठीक है, तालिबान है अभी अफगानिस्तान में, और इस बात का हमको बहुत फियर भी था कि तालिबान के आने से जो पाकिस्तान के जो कंट्रोल टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो उनको और शह मिलेगी, उनको और नई करेज मिलेगी, दे विल गेट मोर करेज टू अटैक across the LOC and invade into the Indian territory and kill people. Fine, but सिर्फ इस assumption पे, विदाउट एनी कंक्रीट इंटेलिजेंस इनपुट, अगर सिर्फ इस assumption पे हम अपनी कोई काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बना रहे हैं, तो वो सही बात नहीं है. अग्रीड दैट देयर हैज बीन अ रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन द वैली ऑफ कश्मीर. अग्रीड दैट वी हैव hostile relations with Pakistan and China. We don't have the very good of relations with China also as of now, and agreed that we have a Talibanized neighborhood as well, but only on this vague assumption. This is not how intelligence agencies can work. Now, why is intelligence very crucial? Now, at the end, it all boils down is the need for the hard and better intelligence. देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट जरूरी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इन द पास्ट अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस फेलियर्स ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के हुए हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के यहाँ भी हुए. अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो अगर ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स जो हुए थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑलरेडी इस बात की रिपोर्ट निकाली थी, इस बात को ऑलरेडी उन्होंने इनपुट दी थी, बट द गवर्नमेंट हैड इग्नोर्ड दैट काइंड ऑफ अ थ्रेट. सो इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, बहुत कॉमन बात है. इंटेलिजेंस फेलियर्स कैन हैपन वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स पाकिस्तान, वेदर इट्स चाइना, वेदर इट्स अमेरिका, वेदर इट्स इजराइल, एनी कंट्री. तो ये बहुत नॉर्मल बात है. बट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो replete with many examples, many stories of intelligence failures. तो एग्जाम्पल अगर हम सद्दाम हुसैन की भी बात करें, तो इस बात का जो एक फियर था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था वहाँ पे. ठीक है, एंड दैट लेड टू अ वेरी सीरियस वॉर, and that led to very serious civil war and crisis in Iraq, which we are still seeing till date. ठीक है, so there is a need for hard intelligence which is very vital to control the train of events and avoid any serious miscalculations. तो बिना किसी इंटेलिजेंस इनपुट के अगर आज हम कश्मीर में कोई ऐसा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च कर दें, तो क्या पता कल को जाके वो कश्मीर वैली में और डेट्रीमेंटल साबित हो. इट माइट लीड टू मोर chaos in the valley, because the operations, the counterinsurgency operations, they have to be backed by strong intelligence inputs, not on vague assumptions or not on mere suspicions.
नाउ एज इंटेलिजेंस एजेंसीज, नाउ आज के टाइम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब आज के टाइम पे हम बात करें तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन आईसीटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। नाउ हैविंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इक्विप्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, RNAW की बात करें, IB की बात करें, तो इनके पास जो टेक्निकल टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट दैट कैन ऑल्सो बिकम लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, बिकॉज अब देखिए पेगासस के रेवोल्यूशंस भी यही बताते हैं। अब चलो मान लीजिए कोई इंसान या कोई आउटफिट या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए खतरा है या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बट अब अगर अगर ये जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर स्नूपिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द लिबर्टी ऑफ द पीपल ऑल्सो, दैट कैन इन्वेड द प्रिवेसी ऑफ द पीपल ऑल्सो। इसको लेके भी बहुत चर्चा रही है पेगासस को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो आउटकम भी निकाला है। So that is like a double-edged sword, arming the intelligence agencies with with a lot of technology, right? They also have to use this technology very judiciously, not on vague assumptions, not on vague suspicions. Now, thinking imaginatively with improved analytical capability. Now, this will make it possible to understand कि जो अभी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात होती है, टू कनेक्ट द डॉट्स, तो अगर हम विद बेटर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज के साथ, विद बेटर रिसोर्सेज के साथ, विद बेटर इनपुट्स के साथ अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को कि भी अगर प्रेजेंट इवेंट्स ये हो रहे हैं तो फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं, तो फाइन। आफ्टर ऑल अजम्पशन, तो देखिए अजम्पशन, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अजम्पशन इन्वॉल्व्ड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस एजेंसीज, दैट इज फाइन, बट यू हैव टू कनेक्ट दैट assumptions, you have to connect those dots with hard based evidence, not vague suspicions. So therefore, to say that what is happening in Kashmir today is just, oh, this is just the outcome of, what is happening in Afghanistan, because, अफगानिस्तान में तालिबान अब आ चुका है, तो इस करके जो लश्कर तैयबा है वो ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है, बट सिर्फ इसके ऊपर, सिर्फ इसी धारणा के ऊपर ये बात कह देना कि कश्मीर में जो हो रहा है वो तालिबान के करके हो रहा है, वो सही नहीं है। हो रहा होगा फाइन, बट उसको बैक करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या हैं, और आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो फॉर्म करना चाहते हैं टू रिड्यूस सच काइंड ऑफ डैमेज और टू लिमिट दिस limit the consequences happening in Kashmir. So for that you need to have a strong intelligence backing. ये बात MK नारायणन ने, जो कि हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने ये बात इस आर्टिकल में मेंशन करी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ये थे 10 आर्टिकल्स जो पिछले 4 दिनों में आए थे। थोड़ा लेक्चर लंबा जरूर गया, बट वी हैड टू कवर द रेलेवेंट आर्टिकल्स व्हिच हैड कम इन द लास्ट 4 डेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम परसों रेलेवेंट आर्टिकल्स के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।